Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Dawood and you are watching Chemistry Ring channel. एंट्री टेस्ट जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस है उसके ऑनलाइन सोल्यूशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम स्टेकोमेट्री से रिलेटेड कुछ MCQs को आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले वीडियोस में भी हमने स्टेकोमेट्री से रिलेटेड कुछ MCQs आपके साथ शेयर किए। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, वो भी ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला MCQ है उसमें बोलते हैं कि सिलेंडर ए कंटेन्स 4.6 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH एंड सिलेंडर बी हैज़ 3 ग्राम्स C2H6। अब देखिए बेटा, दो सिलेंडर्स है, एक है ए और एक है बी। जो ए सिलेंडर है उसमें है 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल जो है C2H5OH, इसका अगर हम जो मोलर मास हैं वो निकालें तो कार्बन का 12, 24 और 6 ये हो गए 30 और 16 46। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके कितने ग्राम्स है, मास जो है वो है 4.6 ग्राम्स। और जो दूसरा सिलेंडर है C2H6 उसमें है, तो उसमें आप देखिए उसमें हमारे पास इसकी अगर हम मोलर मास निकालें सो इसका आ जाएगा 12 टू द 24 प्लस 6 30 इसका मोलर मास है। और इसका जो मास इन ग्राम हमें दिया गया है वो है 3 ग्राम्स। क्वेश्चन में ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उसमें बोलते हैं कि बोथ सिलेंडर ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो हमें देखना है कि इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है या नहीं है। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के लिए हमारे पास फार्मूला है N = Na.n, वेयर N इज़ नंबर ऑफ मोल्स, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Na और नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। सिमिलरली इसके लिए भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे NaM मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा N = Na, मास इन ग्राम कितना है 4.6 और इसका मोलर मास कितना है 46 है। तो इससे आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे इसके 0.1 Na, ये आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इसके लिए निकालें तो ये आ जाएंगे मास इन ग्राम है 3 डिवाइडेड बाई Na अपनी जगह, मोलर मास इसका है 30, तो इसे भी आ जाएगा 0.1 Na। तो मतलब ये हुआ कि दोनों में ए और बी सिलेंडर दोनों में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्योंकि 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इसमें भी है। Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर इसमें भी है, तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हुआ। फिर क्या बोलते हैं कि सिलेंडर ए हैज़, ऑप्शन बी में आप देखें ए हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स देन बी, ये तो गलत हो गया। बोथ सिलेंडर हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखिए C2H5OH इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, देखिए 5 और 1 6, और C2H6 इसमें भी 6 हाइड्रोजन है। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी दोनों के सेम है, तो मतलब ये कि दोनों के हाइड्रोजन एटम जो है वो भी सेम आ जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आ जाएगा, बोथ ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट MCQ पर जाते हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि DDT इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, इट्स मोलर मास इज़ 354.5 ग्राम। मोलर मास हमें दिया गया है 354.5 ग्राम पर मोल। और DDT को जब एनालाइज़ किया गया, a chemist found that it contain कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो इसमें आ गया 47.4%। साथ साथ हम डेटा भी लिखते जाएं। सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन DDT। कार्बन एटम्स को हमने वो मालूम करना है। अब ये क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड है। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करना चाहते हैं तो परसेंटेज के लिए फार्मूला ये है कि एटॉमिक वेट इसका लेना होगा मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है, और डिवाइडेड बाई टोटल मास या मोलर मास, टोटल या मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और मल्टीप्लाइड बाई 100।
ये हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है, लेकिन हमने इसमें मालूम करना है नंबर ऑफ़ एटम्स को। परसेंटेज और एटॉमिक वेट और टोटल मोलर मास ये सब चीज़ें हमें पता है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए अगर हम इसको अरेंज कर ले तो नंबर ऑफ़ एटम्स वो बराबर हो जाएंगे परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई टोटल मास या मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो हमें दिया गया है 47.4, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 47.4, और टोटल मास जो है वो हमें दिया गया है वो है 354.5 डिवाइडेड बाई जो एटॉमिक वेट है कार्बन का हमें पता है वो 12 है और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14। तो मतलब ये कि ऑप्शन नंबर सी वो हमारा करेक्ट है। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू को आप देखिए, उसमें क्या बोलते हैं कि 60 AMU ऑफ कार्बन 12 कंटेन कार्बन एटम्स। 60 AMU है और इसमें हमने मालूम करना है कार्बन एटम्स की तादाद के कितने कार्बन एटम्स जो है वो इसमें मौजूद है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो है 60 इंटू 6.023 और 5 इंटू 6.023 और डी नंबर वो 5। तो इसको आप देखें बेटा कि 1 मोल जो होता है कार्बन का वो बराबर होता है 12 AMU के, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.023 इंटू 10 पावर 23 कार्बन एटम्स जो है वो होते हैं। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि अगर 12 AMU हो तो वो बराबर है 6.023 इंटू 10 पावर 23 कार्बन एटम्स। अब हमारे पास 12 AMU में तो इतने एटम है, 60 AMU में वो कितने होंगे x। सो नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू हम निकालेंगे, वही कार्बन एटम की तादाद होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6.023 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू को आप देखिए, उसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एज इन कार्बन 14। अब कार्बन 14 जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन एटम है, इसका जो आइसोटोप है इसमें न्यूट्रॉन की तादाद है, इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो हमें एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है, 6 और 6 है, और 14 से 6 माइनस करके तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद 8 है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि किस में मौजूद है। नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है +1, नाइट्रोजन -1, इस तरह ऑक्सीजन +2 और सल्फर +7। तो मतलब ये हुआ कि हमने मालूम करना है कि न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे। अब बेटा देखिए, इसमें आसान सा स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालेंगे, पहले आप इलेक्ट्रॉन को चेक करें। अब नाइट्रोजन जो ए नंबर ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है और -1 चार्ज है, तो 8 हो गए। फ्लोरीन में 9 है, 1 निकल गया, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी सही नहीं आ रहा। ऑक्सीजन को अगर आप देखें, ऑक्सीजन 8, 16 और +2 चार्ज हैं। अब इसमें अगर हम न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होते हैं, लेकिन +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुके हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन तो वही 8 है। और न्यूट्रॉन को अगर आप इसमें देखें तो प्रोटॉन ये 8 -16 तो 8 आ जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है कार्बन 14 के साथ वो ऑक्सीजन +2 के ही बराबर के दोनों के बराबर हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू को आप देखिए, उसमें क्या बोलते हैं कि बैलेंसिंग है बेसिकली FeS2 + O2, इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के इसके कोएफिशिएंट को आपने वो लिखना है।
तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम करते ही डायरेक्टली मैं आपको बैलेंस करके लिख देता हूँ। ट्रायल एंड एरर मेथड पर हम इसको वो कर देते हैं। तरीका इसका कुछ इस तरह होता है कि आपने क्या करना होता है कि लीस्ट कोएफिशिएंट डालकर पहले एक चीज़ को बैलेंस करके फिर दूसरे को और फिर तीसरे को एंड सो ऑन। तो कोएफिशिएंट हमारे पास वो क्या जाएंगे, आयरन के वो आ जाएगा 4, सल्फ़र का आ जाएगा 8, ऑक्सीजन का आ जाएगा 22। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू को आप देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या बोलते हैं कि अच्छा देखिए यहाँ पर ये 4 है, फिर ऑक्सीजन जो है वो 11 है, सॉरी यहाँ पर 4 11 और फिर ये इसका कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। सो 4 11 फिर इसका जो है वो 2 है और इसके बाद इसका 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू को आप देखें। उसमें क्या बोलते हैं कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। इसका मोलर मास भी हमें दिया गया है 278 AMU। अगर मोलर मास हम लिखे तो 278 ग्राम पर मोल। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, ऑक्सीजन एटम्स जो है उसकी तादाद को हमने मालूम करना है कि कितने ऑक्सीजन एटम जो है इसके मौजूद है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं ABCD। तो बेटा देखिए, ऑक्सीजन एटम्स को मालूम करने के लिए, नंबर ऑफ़ एटम्स को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है Na.n, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं NaM/m मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह मैंने लिखा। अब नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स के लिए हम मालूम करना चाहते हैं तो Na हो जाएगा अपनी जगह, और मास इन ग्राम हमें दिया गया है 278, इसका मोलर मास भी 278 है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे Na के बराबर। Na मतलब 6.023 × 10⁻23। लेकिन अगर हम गौर करें तो एक FeSO4.7H2O में 4 और 7 11 O2 मौजूद है, 11 ऑक्सीजन मौजूद है, सॉरी 11 ऑक्सीजन मौजूद है। तो 6.023 × 10⁻23 को हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो मालिक्यूल्स की तादाद वो हमारे पास आ गई। तो ये आ जाएगा 66.25 × 10⁻23, या फिर इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 6.66 × 10⁻24। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू को आप देखें। हमें एक इक्वेशन दिया गया है और उस इक्वेशन में फिर क्वेश्चन पूछते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है कि अच्छा, इसको मैं इस तरह यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 2xeF6 प्लस SiO2 2xeOF4 और प्लस SiF4। फिर क्या बोलते हैं कि F122 ग्राम ऑफ XeF6, मास ऑफ XeF6 हमें दिया गया है 122 ग्राम। रिएक्ट विथ 60 ग्राम ऑफ SiO2, मास ऑफ SiO2 हमें दिया गया है 60 ग्राम। इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। सेलेक्ट द लिमिटिंग रिएजेंट हमने मालूम करना है। और फिर क्या बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ SiF4, मास ऑफ SiF4 जो है वो कितना बना है ये आपने मालूम करना है। और साथ में हमें कुछ डेटा भी दी गई है कि SiO2 जो है इसका जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है सॉरी, वो 60 AMU है। इसी तरह SiF4 का वो दिया गया है 104 AMU दिया गया है। और XeF6 का हमें दिया गया है 245.53।
हमने लिमिटिंग रिएजेंट जो है पहले इसमें मालूम करना है, फिर मास जो है वो मालूम करना है। तो इसके लिए हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो यूज़ करना है। पहले से बैलेंस दिया गया है, अब मास हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें दी गई है। तो यहाँ पर 2 मोल है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 245.3, अगर वो रिएक्ट करेंगे, इसका 60 है, 60 ग्राम के साथ, तो वो बनाएंगे 104 ग्राम SiF4। तो अभी देखिए, अगर हमारे पास 490.6 ग्राम है XeF6 के, तो वो कितने बनाएंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बोलता है 60 ग्राम इज़ इक्विवेलेंट विथ 60 ग्राम ऑफ SiO2। अब रियल में हमारे पास जो दिया गया है वो कितना है? 122। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि इतना अगर होगा इतना रिक्वायर्ड है। तो अगर 122 है तो इसके लिए x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 122 और डिवाइडेड बाई 490.6, तो x की वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 14.99 SiO2। तो मतलब ये कि 122 ग्राम अगर XeF6 के होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 14.9 ग्राम SiO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, जबकि एक्चुअल में SiO2 वो ज़्यादा है, वो 60 ग्राम है। तो मतलब ये हुआ कि SiO2 जो है इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जो मास है SiF6 का वो हमने मालूम करना है इक्विवेलेंसी को यूज़ करके, रिलेट करके लिमिटिंग रिएजेंट को और प्रोडक्ट के साथ, फिर हम मास मालूम करेंगे। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि हम बोलेंगे SiO2 के साथ नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो हमारा है XeF6, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसके तो 14 रिक्वायर्ड है, तो ये तो ज़्यादा है, तो ये लिमिटिंग हो गया, तो इसके साथ हम रिलेट करेंगे, इससे मालूम करेंगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बोलता है कि 490.6 अगर होंगे XeF6 के, तो वो बनाते हैं किसके? SiF4 के 104 ग्राम। अब रियल में हमारे पास कितने हैं? 122 है, 122.6 है या 122 है, जितने भी है XeF6 के। तो इससे SiF4 के वो कितने बनेंगे? x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू हम निकालेंगे 104 मल्टीप्लाइड बाई 122.6 डिवाइडेड बाई 490.6, तो हमारे पास आ जाएगा 25.9, आलमोस्ट जो है वो आ जाएगा 26 के बराबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट XeF6 है और अमाउंट ऑफ SiF4 जो है वो कितना बनेगा? वो 26 ग्राम जो है वो ऑब्टेन होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और MCQs वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री रिंग। थैंक यू वेरी मच।